रात का वक्त। रात के वक्त सब साथ में डिनर कर अपने अपने कमरों में चले गए थे। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ कुछ जूठे बर्तन और हंसने बोलने की गूंज बाकी रह गई थी, जो धीरे धीरे शांत हो रही थी। किचन में अनेरी, अहेली और ओहाना तीनों काम में लगी थीं। अनेरी और ओहाना मिलकर बर्तन साफ कर रही थी, जबकि अहेली सिंक के पास किचन की स्लैब पोंछ रही थी। सारी जगह पर हल्की खामोशी थी। वहां सिर्फ बर्तन के टकराने की आवाजें, पानी और हल्की सांसों का शोर हो रहा था। अनेरी ने एक पल अपना काम रोककर ओहाना की तरफ देखा, जो सिर झुकाए एक एक प्लेट पर पूरी तन्मयता से स्क्रब चला रही थी, जैसे उसमें खुद को खो दिया हो। अनेरी ने कुछ देर ओहाना को देखते हुए हल्के से कहा, हाना। अनेरी की आवाज से ओहाना का हाथ जो बर्तन पर स्क्रब चला रही थी रुक गया। वो चौंकी, फिर जल्दी से गर्दन घुमाकर अनेरी की तरफ देखती है। जी। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट नजर आ रही थी। अनेरी को उसके अचानक ऐसे घबराए चेहरे को देख थोड़ी अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ना सोच हल्का मुस्कुराकर कहती है, अरे, घबरा क्यों रही हो? फिर अनेरी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे अचानक डर क्यों जाती हो। ओहाना ने नजरें नीची कर ली और फिर उसने धीरे से कहा, वो आपने आज तक मुझसे बात नहीं की, तो अचानक आपने बुलाया तो थोड़ा डर गई। सॉरी। उसकी बात पूरी होने के बाद कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अनेरी ने ओहाना को थोड़ी देर तक देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, कभी टाइम नहीं मिला था। आज पहली बार साथ में काम कर रहे हैं तो सोचा बात कर लूं। उसका स्वर नर्म था, जैसे वो सच में ओहाना के साथ बात करना चाहती हो। ओहाना ने अनेरी को एक नजर देखा, फिर वापस अपने काम को करते हुए सिर हिला कहा, जी। कहिए। अनेरी ओहाना की बात पर उसके माजे बर्तनों को पानी से धो साफ करते हुए कहती है, बाय द वे तुम कितनी साल की हो? जी 17। ओहाना ने जवाब देते हुए कहा। अनेरी ओहाना को देखती है, फिर दूसरा सवाल पूछती है, और पढ़ाई वो तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? ओहाना धीरे से बोली, जी 12 तक। ओहाना की बात सुन अनेरी के साथ साथ किचन स्लैब को साफ कर रही अहेली के हाथ रुकते हैं और वो भी ओहाना को देखती है। अहेली ओहाना को देख पूछती है, तुमने आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की? ओहाना ने अहेली की तरफ देख अपना सिर नहीं में हिला कहा, नहीं, मैंने कॉलेज के फॉर्म भरे थे। अहेली ने पूछा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कॉलेज जाते तो नहीं देखा। ओहाना धीरे से नजरें झुका कहती है, वो दीदी, मैंने मनाली के कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन फिर पापा का एक्सीडेंट हो गया था और फिर सर हमें यहाँ लेके आ गए। ओहाना के जवाब को सुन अनेरी अहेली उस देखती है, फिर अपना सिर हिला देती है। वहां कुछ देर के लिए खामोशी पसर जाती है, और तीनों वापस अपना काम करने लगते हैं। जब कुछ देर चुप रहने के बाद अनेरी कुछ सोचते हुए ओहाना से पूछती है, हाना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ओहाना अनेरी को डरते हुए देखती है, फिर अपना सिर धीरे से हिला हाँ कहती है। अनेरी ओहाना को कुछ देर देख पूछती है, तुमने अभी भैया से अपनी बहन की शादी करने की शर्त क्यों रखी थी? उद्धरण चिन्ह। ओहाना की पलकें झुक जाती हैं। उसकी नजरें जमीन में गड़ जाती हैं, मानो अपनी ही बातों से खुद को दोषी मान रही हो। सॉरी दीदी, उसने अपनी धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। वो पल भर रुकती है, फिर आंखें भीगने लगती हैं। ओहाना ने आंखों में आंसू लिए अपनी दबी आवाज में कहा, दीदी, मुझे अपनी नहीं, लेकिन कियादी की बहुत चिंता थी। मैंने बहुत बार देखा है अमीर लोग ऐसे बहाने बनाते हैं, मदद के नाम पर गंदी नीयत रखते हैं। इसलिए मुझे लगा अभी सर भी उनकी तरह होंगे, इसलिए मैंने उनसे शादी की शर्त रखी थी। अनेरी अहेली जैसे ही ओहाना की बात सुनते हैं, दोनों उसे आंखें छोटी कर घूरने लगते हैं। अनेरी ओहाना को आंखें सिकोड़ कहती है, तुम हमारे देवरे को लड़की बात समझती थी, वो तुम्हें छिछोरे लगते थे। ओहाना एकदम सहम जाती है। उसकी आंखों में डर और गिल्ट दोनों साफ देखे जा सकते थे। डर अनेरी के गुस्से का और गिल्ट सात्विक जैसे सीधे लड़के को बुरा समझने का था।
ओहाना अनेरी पश्चाताप भरी नजरों से देख अपनी सफाई देते हुए कहती है, सॉरी दी, मगर उस वक्त अभी सर मेरे लिए अनजान थे, इसलिए उन पर उस वक्त भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल था। ओहाना कुछ देर रुककर नजरें झुका आगे बोली, दीदी, मैंने बहुत ऐसे अमीर लोगों को देखा जो हमारी मदद करने के बहाने हम पर गंदी नजर रखते थे। एक बार तो ऐसे ही किसी ने मेरी दीदी की पढ़ाई के बहाने हमारी मदद करने को कहा था। ओहाना की आंखें अब आंसुओं से भर चुके थे, लेकिन वो बोलती रही, मेरी दीदी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पापा उन्हें एप्स ऑफिसर बनाना चाहते थे, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। पापा पहले जिस कंपनी में पियोन का काम करते थे, उन्होंने उनसे एडवांस में सैलरी मांगी। दी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना था। पापा के जो मालिक थे उन्होंने पापा से कहा वो उनकी बेटी की आगे की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएंगे। पापा ने मना किया था, मगर उन्होंने पापा से कहा वो चाहे तो धीरे धीरे कर उनके सारे पैसे लौटा सकते हैं। पापा दीदी को पढ़ाए और उनके सपने के लिए मान गए थे, मगर पापा को नहीं पता था उनकी मालिक की गंदी नजर कब से मेरी दीदी पर थी। अब ओहाना का गला रूंध गया था। एक दिन मैं स्कूल गई थी और पापा अपने काम पर अगले दिन दीदी को शहर जाना था, इसलिए दौड़ी घर पर अपनी तैयारी कर रही थी। जब घर पर पापा के मालिक आए और उन्होंने दीदी से कहा कि वो ही दीदी के सपने को पूरा करने के लिए पापा की मदद कर रहे हैं। अब ओहाना की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसकी आवाज बमुश्किल निकल रही थी। किया दीदी छोटी थी, वो उनके इरादे और उनके वहां आने का मकसद समझ नहीं पाए और उनसे इज्जत के साथ बात कर उनका ध्यानवत कर रही थी। मगर पापा के मालिक ने दीदी से कहा उन्हें उसकी मदद में थैंक यू नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। किया दी उनकी बातों का मतलब नहीं समझी, मगर जब तक दीदी उनकी बातों का मतलब और इरादे समझती तब तक देर हो चुकी थी, और उन्होंने मेरी दीदी के साथ कहते हुए अब ओहाना के होंठ कांपने लगे। शब्द गले में ही अटक गए। उसके आंसुओं ने वो सारा दर्द कह दिया जो लफ्ज नहीं कह पाए। वहीं अनेरी और अहेली जैसे जड़ हो गए थे। दोनों एकटक ओहाना को देख रहे थे। उनकी आंखें हैरानी और दुख से भर आई थीं। ओहाना की आंखों से बहते आंसू उसकी ठोड़ी पर गिरने लगे थे। कमरे की हवा बोझिल हो गई थी। अनेरी और अहेली जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। ओहाना ने अपनी कांपती उंगलियों से आंसू पोंछे, मगर दर्द उसकी आवाज में अब भी बह रहा था। उसने थरथराते लहजे में कहा, मेरी दीदी। चिल्लाती रही, रोती रही, मगर उस दरिंदे ने उनकी चीखें अनसुनी कर दी। उसकी आवाज अब टूटने लगी थी। आंखें लाल हो गई थीं। मेरी दी सिर्फ 16 साल की थी। एक बच्ची। और वो हैवान 38 साल का था। कब तक एक 16 साल की बच्ची उस जानवर से खुद को बचा सकती थी? गहरी सांस लेकर बोलने की कोशिश करती है, मगर हर लफ्ज जैसे उसकी रूह से खून निचोड़ रहा हो। उस दिन सिर्फ मेरी दीदी की इज्जत नहीं गई। उस दिन उसका सपना भी मर गया। पापा का हौसला, हमारी उम्मीदें, सब कुछ उस एक दिन बिखर गया। ओहाना की आंखें अब कहीं और देख रही थी, जैसे वो वापस उस भयानक दिन में चली गई हो। उस हादसे के बाद मेरी दीदी अंदर से टूट गई। जो लड़की इप्स अफसर बनना चाहती थी, वो एक डरी सहमी, खामोश बच्ची बनकर रह गई। उसके मन में डर इस कदर बैठ गया कि उसने बोलना तक छोड़ दिया। वो हंसना भूल गई, सपने देखना भूल गई। वो डिप्रेशन में चली गई दीदी। और फिर धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। अब वो बड़ी होकर भी एक बच्ची की तरह रह गई है। अब ओहाना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लफ्ज धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, मगर उसके दर्द की गूंज कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। अनेरी और अहेली जैसे बुत बन गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। ओहाना की बात सुनकर उनकी रूह कांप उठी थी। कई सवाल थे जो अब जवाब बनकर सामने खड़े थे। कियाना जैसी थी, क्यों थी? अब समझ आ रहा था। अब तक सब यही समझते थे कि शायद कियाना की ऐसी हालत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई होगी, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी, कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। अनेरी की आंखों से एक आंसू गिरा।
अहेली ओहाना के पास आती और उसे गले लगा लेती है। ओहाना जैसे ही अहेली के गले लगती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे सालों से भीतर जमा दर्द, घुटन, डर सब आज एक साथ बहने लगा हो। अहेली ने उसे अपने सीने से लगा लिया। एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, एक ऐसी औरत की तरह जो किसी और औरत का टूटना देख नहीं सकती। उसकी आंखों में भी आंसू थे। ओहाना का दर्द अब उसका अपना बन गया था। उसे कियाना की सच्चाई जानकर दिल के अंदर तक झटका लगा था। वो एक औरत थी और बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इज्जत का जख्म कोई देख तो नहीं सकता था, मगर वो किसी जानलेवा घाव से कम नहीं होता। अहेली ने ओहाना को हल्के हल्के पीठ पर सहलाते हुए अपनी भर्राए आवाज में कहा, बस बच्चा, अब और नहीं, अब कोई आंसू नहीं। तुम दोनों बहनों ने जितना सहना था, सह लिया। अब एक भी दर्द तुम तक नहीं पहुंचेगा। अब तुम्हारी बहनें हैं, ये पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। कोई तुम पर नजर तो क्या, अब एक उंगली तक नहीं उठा पाएगा। ये तुम्हारी बड़ी बहन का वादा है तुमसे। ओहाना उसकी बातों में छुपे उस अपनापन और सुरक्षा को महसूस कर रही थी, जो उसने सालों से खो दिया था। उसकी आंखों में पहली बार आंसुओं के बीच एक सुकून सा तैरने लगा। आज पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कियाना के अलावा भी इस दुनिया में कोई है, जिसकी गोद में वो रो सकती है, जो बिना सवाल किए उसे थाम सकता है। ओहाना ने धीरे धीरे खुद को थोड़ा संभाला और अहेली की बाहों से अलग होकर उसकी आंखों में देखा। आवाज अब भी भीगी थी, मगर अब डर की जगह शर्म और ग्लानि था। सॉरी दीदी, मुझे लगा था अभी सर भी वैसा ही कुछ करेंगे, इसलिए मैंने किया दी की सेफ्टी के लिए उनसे शादी करने की शर्त रखी थी। अहेली ने उसके आंसू भरे चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर नरमी से ऊपर किया और अपनी शांत प्यार भरी आवाज में कहा, तुमने जो किया वो डर में किया, एक बहन की हिफाजत के लिए किया। तुम्हें इसके लिए सॉरी कहने और गिल्ट करने की जरूरत नहीं है हाना। आज से तुम अकेली नहीं हो, और नहीं कियाना। ओहाना अहेली को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी गिल्ट नजर आ रहा था, जिसे देख अनेरी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कहा, कोई बात नहीं हाना, हमें पहले तुम्हारा दर्द नहीं पता था, मगर अब पता है। और अब तुम रोना बंद करो और सब भूल जाओ। अनेरी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी कियादी अब इस घर की इज्जत है। और शायद तुम जानती नहीं, जिंदल फैमिली की इज्जत पर अगर कोई हाथ उठाए तो जिंदल ब्रदर्स उसका हाल ऐसा करते हैं कि वो फिर किसी और लड़की को आंख उठाकर देखने लायक नहीं बचता। ओहाना कुछ पल के लिए अनेरी की आंखों में देखती है, जहां सिर्फ सच्चाई थी, सुरक्षा थी और वो वादा जो उसे यकीन दिला रहा था, अब वो और उसकी बहन अकेली नहीं है। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे, भरोसे के थे। वो झट से अनेरी के गले लग गई और सिर हिलाकर हाँ कहा। अनेरी ने उसकी पीठ सहलाए, उसकी आंखें लाल थी, चेहरा कठोर हो गया था। अनेरी ओहाना के बालों को सहला मन में खुद से कहती है, लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले हैवान को जीने का हक नहीं होता। मैं वादा करती हूँ हाना, तुम्हारी बहन के एक एक दर्द का बदला मैं उस दरिंदे की मौत की एक एक चीख से लूंगी। उसकी आंखों में अब नरमी नहीं, बल्कि वो रहस्यमय और कातिलाना सन्नाटा था जो एक तूफान के पहले की शांति से पहले आता है। उसकी आंखें बता रही थी अब वो हैवान ज्यादा दिन आजाद नहीं रहेगा। लेकिन कोई और भी था जिसने ओहाना के मुंह से कियाना के साथ हुए हादसे को सुना था। किचन के दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी, आंखें लाल हो रखी थी और सांसें तेज चल रही थी। वो कोई था जो ओहाना के हर शब्द के साथ अंदर ही अंदर जलता जा रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कोई आवाज किए वहां से चला गया। लेकिन उसके कदमों में एक इरादा था, वो क्या था ये कोई नहीं जानता था। इधर अनेरी ने ओहाना को खुद से अलग किया, उसके बाल ठीक किए और मुस्कुराकर कहा, चलो अब रोना धोना नहीं, सोने चलना है। और कियाना की चिंता बिल्कुल मत करो, उसकी और अवी देवर जी की शादी होगी, और पूरे जिंदल परिवार की शान से होगी।
तभी अहेली भी पास आ गई। उसने ओहाना के सिर पर प्यार से हाथ रखा और ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा, बिल्कुल सही कहा आरू ने। अब से तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। मैं कल ही उस देवर जी से कहूंगी कि तुम्हारा यहाँ के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएं। और हाँ, ये घर अब परिवार तुम्हारा भी है, इसलिए खुद को पराया ना तो कहना और नहीं समझना, समझी। ओहाना अहेली को देखती है, फिर मुस्कुरा के अपना सिर धीरे से हिला हाँ कहती है। अहेली उसके सिर में हाथ फेर बोली, अब चलो बहुत रात हो गई है। कहते हुए अहेली किचन से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे अनेरी अहेली भी चली जाती है। त्रिशान अहेली का रूम। अहेली कमरे में आती है। वो जब कमरे में आती है तो देखती है त्रिशान रोज की तरह सोफे में बैठा लैपटॉप गोद में लिए काम में लगा था। ये त्रिशान का रोज का हो गया था। वो ऑफिस नहीं जाता था तो घर से ही काम किया करता था। अहेली एक नजर उसे देखती है, फिर अपने कपड़े लिए बाथरूम में चली जाती है। 5 मिनट बाद अहेली चेंज कर कमरे में आती है और मिरर के सामने खड़े हो अपने चेहरे में नाइट क्रीम लगाने लगती है। त्रिशान अपना काम करते हुए बिना अहेली की तरफ देख कहता है, बीवी तुम रोई हो। त्रिशान की बात सुन अहेली चौंकते हुए त्रिशान की तरफ देखती है। त्रिशान अपने काम में बिजी था। अहेली उसे कुछ देर देखते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे। त्रिशान अपना लैपटॉप बंद कर कॉफी टेबल में रख अहेली को देखता है, फिर उसे अपने पास बुला कहता है, इधर आओ बीवी। अहेली अपनी नजरें इधर उधर घुमा हिचकिचाते हुए त्रिशान के पास आके खड़ी हो जाती है। त्रिशान अहेली को अपनी गहरी नजरों से स्कैन करता है, फिर अचानक उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच देता है। अहेली अचानक से त्रिशान के खींचने से उसकी गोद में आ जाती है। त्रिशान अहेली के कमर में अपने हाथ लपेट अपने पास खींच उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रख उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अहेली त्रिशान के एक्शन से चौंक जाती है। वो त्रिशान के कंधे में हाथ रख उसे खुद से दूर करने को थी कि तभी त्रिशान अहेली के होठों को चूमते हुए हल्के से उसके निचले होठ को काट उसके होठों को रिहा कर उसे देखते हुए कहता है, बीवी जब तुम्हें झूठ बोला आता नहीं फिर तुम कोशिश क्यों करती हो। अहेली त्रिशान को पहले तो हैरानी से देखती है, फिर अपने निचले होठ को अपने मुंह के अंदर कर अपना सिर झुका धीरे से कहती है, आपको कैसे पता चल जाता है मैं कब रोती हूँ कब हंसती हूँ। आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। त्रिशान अहेली की बात पर उसके चेहरे को ऊपर उठा अहेली की ब्राउन आंखों में देखते हुए कहता है, बीवी मुझे तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी ही मुझे तुम्हारे दुखी होने का और तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी खुशी बता देती है। अहेली त्रिशान को एकटक देखने लगती है। त्रिशान अहेली के गाल पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, अब बताओ तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे निकले, किसने तुम्हारी आंखों में आंसू देने की गुस्ताखी की है। त्रिशान ने बहुत ठंडे लहजे में ये बात कही थी, जिसके ठंडे ऑरा को देख अहेली त्रिशान के गले लग जाती है। त्रिशान अहेली के गले लगने पर उसे देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर ऐसी क्या बात है जिससे अहेली को आंखों से आंसू गिरे और अब उसके पूछने पर वो उससे लिप गई। त्रिशान नजरें नीचे कर अहेली को देख पूछता है, बीवी क्या हुआ, बच्चा कोई बात है। अहेली त्रिशान के गले लगे हुए ही त्रिशान को वो सब बता देती है जो ओहाना ने उसे किया के बारे में बताया था, जिसे सुन त्रिशान की आंखें सर्द हो जाती है और चेहरा डार्क होने लगता है। अहेली सिसकते हुए कहती है, पिया जी वो कितना घटिया इंसान था, उसने उस बच्ची की मासूमियत को देख उस पर रहम तक नहीं दिखाई। त्रिशान अपनी आंखें बंद कर खुद को गुस्से को कंट्रोल कर कहता है, बीवी ऐसे लोग इंसान नहीं होते, औरतों का शरीर नोचने वाले गीदों को इंसान नहीं कहा जाता है। अहेली त्रिशान से अलग हो उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए कहती है, पिया जी जब मैंने ओहाना की बातें सुन मेरी रूह कांप रही थी। किया का उस वक्त क्या बीती होगी, उस मासूम की क्या गलती थी। क्यों मर्द खुद को बड़ा समझ औरत पर जबरदस्ती अपनी मर्दानगी दिखाता है। उसे एक बार भी उसके आंसू उसके मना करने पर भी उस पर तरस नहीं आता, क्यों पिया जी क्यों। क्या औरत होना गुनाह होता है, या हम औरतों को सपने देखना गुनाह होता है।
त्रिशान अहेली को अपने गले लगा कहता है, न तो औरत होना गुनाह है और न ही उन्हें सपने देखना गलत है। गलत है तो मर्द को घटिया सोच एक औरत की वजह से एक मर्द जन्म लेता है, ये शायद वो उस वक्त भूल जाता है जब एक औरत पर अपनी हैवानियत दिखता है। मगर शायद वो मर्द ये भूल जाता है अगर एक औरत उसे माँ बनकर जन्म दे सकती है तो काली बनकर उसका सर्वनाश भी कर सकती है। बस औरत को अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। अहेली त्रिशान की बात सुन उसे देखने लगती है। त्रिशान अहेली के आंसू पोंछ कहता है, किया ने जो सहा मैं उसे बदल तो नहीं सकता मगर उसके गुनहगार को सजा जरूर दिला सकता हूँ। त्रिशान अहेली की आंखों में किसकर मन में कहता है, तुम्हारे एक एक आंसू की कम्स बीवी जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें नम हुई है वो इंसान इस दुनिया में कहीं भी छुपा हो उसे ढूंढकर उसके शरीर से उसकी रूह छीन लूंगा। अहेली अपनी आंखें खोल त्रिशान को देखती है। फिर अपनी नजरें कमरे में घुमा कहती है, पिया जी प्रिंसेस कहाँ है? त्रिशान अहेली को देख कहता है, वो आज अपने चाचा के पास सोने वाली है। अहेली ने त्रिशान को देख आंखें बड़ी कर कहा, क्या लेकिन क्यों वो कैसे यक्ष भैया के साथ रहेगी उसे रात को भूख लगती है दूध के लिए रोती है वो। भूख तो मुझे भी लगती है बीवी आज से नहीं ना जाने कितने महीने से लगी है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें आज अपने पति की भूख की चिंता करनी चाहिए? त्रिशान ने अहेली की आंखों में गहराई तक देखते हुए कहा। वहीं त्रिशान की धीमी आवाज सुन अहेली के पूरे बदन में ठंडी सिहरन दौड़ती है। अहेली घबराहट से त्रिशान को देख हकलाते हुए कहती है, भूख भूख लेकिन पिया जिया आपने तो अभी थोड़ी देर पहले डिनर किया था। त्रिशान अहेली के हिलाते कंपकपाते हुए होठों को अपनी गहरी नजरों से देख कहता है, खाने से तो सिर्फ मेरा पेट भरा है बीवी लेकिन मुझे अपना पेट नहीं अपनी रूह अपनी तलब को भरना है वो तलब जो मुझे तुम्हारे पास होने पर लगती है वो तलब जो मेरी रूह तुम्हारी रूह तक आना चाहती है, जो तुम्हें पूरी तरह अपने अंदर बसाना चाहती है। अहेली त्रिशान की गहरी ठंडी आवाज सुन कांप उठती है। अहेली अपनी नजरें नीचे झुका कांपते हुए कहती है, पिया जी मुझे अभी भी दर्द होता है, मैं। अहेली कह ही रही थी कि तभी त्रिशान अहेली के होठों में अपने होठ रख देता है। अहेली की आंखें बंद हो जाती है। त्रिशान अहेली को सॉफ्टली किस करने लगता है। त्रिशान अहेली का रूम त्रिशान अहेली के होठों को शिद्दत से चूम रहा था। अहेली भी त्रिशान के गले में हाथ डाल उसका साथ दे रही थी। त्रिशान किस करते हो ही अहेली को गोद में उठा उसे बैग की तरफ ले जाता है। इस बीच दोनों की नॉन स्टॉप चल रही थी। त्रिशान अहेली को किस करते हुए ही उसे बेड में लेटा देता है। त्रिशान इस बीच अहेली के होठों से अलग हो बेड बगल में खड़ा उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खाने लगता है। अहेली गहरी गहरी सांस ले त्रिशान को देखने लगती है। अहेली त्रिशान को शर्ट उतारते देख घबराहट से सिहर जाती है। त्रिशान अपनी शर्ट उतार साइड फेंक अहेली के ऊपर आ उसके घबराए हुए चेहरे को देख उसके माथे से अपना माथे को जोड़ अपनी धीमी मगर सेडिक्टिव आवाज में कहता है, क्या हुआ बीवी तुम डर रही हो? अहेली त्रिशान की गहरी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर फिलकर अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए धीरे से मगर अपनी कांपती आवाज में कहती है, पिया जी वो मुझे डर लग रहा है, मेरी डिलीवरी को अभी मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और मुझे अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। इतना कहते ही अहेली चुप हो अपनी नजरें झुका लेती है। त्रिशान जैसे ही यह सुनता है वह झट से अहेली के ऊपर से हटकर उसके बगल में बैठ गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आने लगती है। अहेली ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सिर घुमा त्रिशान को देखा। त्रिशान उसे ठंडी और चौंकी हुई नजरों से देख रहा था। त्रिशान अहेली को सवालिया नजरों से देख कहता है, बीवी तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, मगर क्यों? तुम्हें क्या पीरियड्स आ रहे हैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें तो दर्द हो रहा होगा ना? तुमने पहले बताया क्यों नहीं मुझे? त्रिशान ने एक के बाद एक सवाल अहेली को पूछ लिए। उसकी आवाज में इस वक्त अहेली के लिए चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि अहेली को पीरियड्स के समय कितनी तकलीफ होती है, पर उसकी बात सुनकर अहेली थोड़ी हैरान हो जाती है। अहेली धीरे से बेड से उठकर बैठ जाती है।
उसकी नजरें त्रिशान के चेहरे पर टिक गई थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अहेली त्रिशान से बिना नजरें हटा धीरे से कहती है, पिया जी, मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे। मुझे तो। अहेली आगे कुछ कह पाती कि तभी त्रिशान बीच में ही बोल पड़ा है, व्हाट? पीरियड्स नहीं हो रहे? तो फिर ये ब्लीडिंग? मगर ब्लीडिंग तो तभी होती है ना जब पीरियड्स आते हैं। अहेली अब कुछ नहीं कहती, वो बस खामोश हो अपने पति को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशान को अभी तक ये बात पता नहीं कि डिलीवरी के बाद औरतों को कुछ हफ्तों तक पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है। उसकी नजरें अब भी त्रिशान के चेहरे पर टिकी थीं, और वो अभी भी बस खामोश थी। त्रिशान ने जब देखा कि अहेली कुछ नहीं बोल रही है, तो थोड़ा झुककर उसे देख फिर से पूछता है, बीवी, तुम चुप क्यों हो? अहेली त्रिशान की आवाज से पलके झपका उसे देख धीरे से पूछती है, पिया जी, क्या आपको नहीं पता डिलीवरी के बाद औरतों को पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है? त्रिशान अहेली की बात सुन उसे देख धीरे से बड़बड़ाता है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग? फिर अहेली को देख पूछता है, ये क्या होता है? ये कोई बीमारी है? अहेली त्रिशान की बात सुन हल्की मुस्कान लिए उसे देखने लगती है। वो जानती थी त्रिशान डॉक्टर नहीं था, पर अब वो उसका पति था, इसलिए वो उसे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के बारे में समझती है। अहेली त्रिशान के हाथ को पकड़ उसे देख एक डॉक्टर की तरह समझाती है, पिया जी, डिलीवरी के बाद औरतों का शरीर धीरे धीरे रिकवर करता है। बच्चा पैदा होने के बाद जो हमारे यूट्रस में बदलाव आते हैं, उससे कई हफ्तों तक खून बहता है। उस वक्त जो बिल्डिंग होती है, उसे ही पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है, जो डिलीवरी के बाद हर औरत को होती है। त्रिशान अहेली की हर एक बात को ध्यान से सुन रहा था, जैसे वो कोई नया लेसन पढ़ रहा हो। अहेली की पूरी बात सुन त्रिशान कुछ सोचने लगता है। त्रिशान कुछ देर अपनी सोच में गुम वापस नजरें अहेली की तरफ कर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख कहता है, सॉरी बीवी, मुझे सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो तुम्हें हट नहीं करता। अहेली त्रिशान के हाथ में अपनी पकड़ हल्की कस कहती है, नहीं पिया जी, आपने मुझे कभी हट किया और नहीं अभी किया है। पिया जी, भले ही ये वक्त मेरे लिए थोड़ा भारी है, पर अगर आप साथ हैं तो मुझे सब आसान लगता है। त्रिशान ने अहेली की बात सुन बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। अहेली भी त्रिशान के कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेट मुस्कुरा के उसके सीने से लग सुकून से अपनी आंखें बंद कर देती है। त्रिशान अहेली को अपने सीने से लगा उसके बालों को सहला कुछ सोचने लगता है। डेविड कई देर तक अपनी सोच में गुम था रहता है। वो अपनी सोच से बाहर तब आता है जब उसे अपने गले पर अहेली की धीमी सांसों का एहसास होता है। त्रिशान नजरें नीचे कर अहेली को देखता है। अहेली त्रिशान के सीने से लगे ही गहरी नींद में चली गई थी। त्रिशान अहेली के सोते चेहरे को देख उसके बालों को चूम उसे धीरे से सावधानी पूर्वक बेड में सुला देता है। वो इतने आराम से अहेली को सुलाता है जिससे अहेली की नींद न टूट जाए। अहेली को सुलाने के बाद त्रिशान उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कप कर बेड से उठ अपना सिगरेट का पैकेट और फोन ले बालकनी में आ जाता है। त्रिशान बालकनी में आ सबसे पहले अपनी सिगरेट जलता है और उसके एक दो कस खींच धुआं छोड़ अपना फोन निकाल कॉन्टेक्ट लिस्ट में जा उसमें से एक नंबर पर कॉल करता है। कुछ रिंग जाने के बाद जब दूसरी तरफ से किसी की अलसाए आवाज आती है, हेलो, डॉक्टर विक्रांत दीक्षित। त्रिशान अपने मुंह का धुआं छोड़ते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, डॉक्टर टीजे। त्रिशान की ठंडी आवाज सुन दूसरी तरफ से अभी तक जो नींद और आलस्य से भरी आवाज आई थी, अब उधर से किसी की हड़बड़ाई सी आवाज आती है, जय हिंद सर। नहीं, मेरा मतलब सॉरी सर। आप सर, आपने इतनी रात को कॉल किया। त्रिशान सिगरेट को होठों के बीच दबा कस मुंह में भर थोड़ी देर बाद छोड़ कहता है, डॉक्टर दीक्षित, मुझे लगता है आप अपनी ड्यूटी करते करते थक गए हैं, इसलिए आपको आराम की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से डॉक्टर विक्रांत घबराहट में तुरंत बोल पड़ता है, नहीं सर, थका नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। दरअसल थोड़ी देर पहले एक डिलीवरी केस अटेंड करके आया हूँ।
केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। माँ और बच्चे दोनों की हालत गंभीर थी। करीब 5 घंटे तक सब कुछ बहुत तनावपूर्ण रहा। काफी मुश्किल से दोनों को बचा पाया। तभी आपका कॉल आ गया। मैंने नाम नहीं देखा था इसलिए आवाज में थकावट झलक गई। सॉरी सर। त्रिशान उसकी बातों पर कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, वेल डन डॉक्टर दीक्षित, इतने बड़े कॉम्प्लिकेशन केस को बहुत संयम के साथ बिना डरे हैंडल किया। गुड वर्क डॉक्टर दीक्षित। डॉक्टर विक्रांत जैसे ही त्रिशान के मुंह से खुद की तारीफ सुनता है, खुशी से झूम उठता है। डॉक्टर विक्रांत दूसरी तरफ से खुश हो कहते हैं, थैंक यू सो मच सर। त्रिशान अपना सिर हिला, सिगरेट का लास्ट कस भर सिगरेट को नीचे गिरा धुएं को हवा में छोड़ा, गहरी सांस भर कहता है, बाय द वे मुझे तुमसे कुछ पूछता था। डॉक्टर विक्रांत त्रिशान की सीरियस आवाज पर दूसरी तरफ से खुद भी जरा सीरियस हो कहता है, यश सर पूछिए। त्रिशान कुछ देर बाहर अंधेरे को देखते हुए कुछ पल रुक कहता है, व्हाट इज पोस्टमार्टम ब्लीडिंग। त्रिशान का सवाल सुन एक पल को दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। त्रिशान ने सवाल ही कुछ ऐसा पूछा था। ऊपर से त्रियांशी लाइफ केयर हॉस्पिटल का एमडी, सीनियर डॉक्टर, एक जूनियर से पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के बारे में पूछ रहा था। विक्रांत पहले चौंकता है, फिर त्रिशान के स्वभाव को समझते हुए जवाब देता है, सर, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे ही पोस्टमार्टम ब्लीडिंग कहते हैं। असल में ये वही ब्लड होता है जो हर महीने पीरियड्स के समय शरीर से बाहर निकलता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो पीरियड्स रुक जाते हैं, लेकिन उस ब्लड की लेयर गर्भ में बनी रहती है जो बच्चे की ग्रोथ में मदद करती है। डिलीवरी के बाद वही जमा ब्लड यूट्रस से बाहर निकलता है, जिससे यूट्रस क्लीन होता है। त्रिशान डॉक्टर विक्रांत की बात ध्यान से सुनता है और फिर सवाल करता है, क्या इतनी ब्लीडिंग से औरत कमजोर नहीं हो जाती? इतनी हैवी ब्लीडिंग में उसका तो सारा खून बह जाएगा। विक्रांत थोड़ा मुस्कुराता है, फिर समझाते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। शरीर पहले से इस प्रक्रिया के लिए तैयार होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। शुरुआत में 5-6 दिन ब्लीडिंग ज्यादा होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। पूरी तरह से ये 4 से 6 हफ्तों तक चल सकती है। त्रिशान विक्रांत की पूरी बात सुन कुछ देर सोचता है, फिर वही ठंडी आवाज में कहता है, ओके थैंक यू, अब रखता हूँ। त्रिशान इससे पहले फोन रखता विक्रांत दूसरी तरफ से जल्दी से कहता है, सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे थे? और आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता था? आप तो खुद बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। त्रिशान ठंडी मगर तीखी आवाज में जवाब देता है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं लोगों की धड़कनें बंद होने से रोकता हूँ। लेकिन अब अगर तुमने एक और सवाल पूछा, तो तुम्हारी धड़कन रोकने में टाइम नहीं लगाऊंगा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। त्रिशान अपने कान से फोन हटा कॉल कट कर देता है। त्रिशान कुछ देर वहीं पर खड़ा रहता है, फिर कुछ देर बाद कमरे में चला जाता है। त्रियाक्ष का रूम। इधर त्रियाक्ष के कमरे का अलग ही सीन चल रहा था। त्रियाक्ष अनेरी बेड के बगल में खड़े थे, वो अपने बेड को देख रहे थे। त्रियाक्ष के बेड में इस वक्त त्रियांशी बेड में लेट हुए अपने हाथ पैरों को मरचिल्ला रही थी। त्रियाक्ष अनेरी दोनों त्रियांशी को हताश नजरों को देख रहे थे। रात के 12 बजने को आई थी, मगर त्रियांशी उसे देख तो ऐसे लग रहा था जैसे वो आज सोने के विचार में नहीं थी। वहीं त्रियाक्ष अनेरी बेचारे, उन दोनों की आंखों में नींद भरी थी। वो सोना चाहते थे और वो कई बार बेड में लेटे भी थे, मगर त्रियांशी ठहरी की परी अपने चाचा चाची को जो उसने सोने दिया हो। वो अपने हाथ पैर को हवा में मार चिल्ला के कभी अपने हाथों को त्रियाक्ष के मुंह पर मारती तो कभी अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी में अनेरी के बाल खींचने लगती। त्रियाक्ष अनेरी त्रियांशी की बदमाशी से परेशान हो बेड से उठ खड़े हो उसे देखने लगते हैं। त्रियाक्ष त्रियांशी को गोद में उठा उसे आंखें छोटी कर कहता है, लाडो तुम सो क्यों नहीं रही? तुम्हें आज नींद नहीं आ रही? अपने मॉम डैड के पास तो तुम ऐसे सोती हो जैसे ना जाने कितने सालों से जागी हो, और आज मेरे पास हो तो तुम्हारी आंखों से नींद गायब है।
लाडो मेरी माँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही, लेकिन बच्चा तुम्हारे चाचा चाची को बहुत नींद आ रही है, सो जाना। त्रियाक्ष त्रियांशी को आंखें छोटी कर घूर रहा था कि तभी त्रियांशी रोने जैसा मुंह बना उसके मुंह पर अपने नन्हे हाथ से मार रोने लगती है। वही त्रियांशी के अचानक गाल में मारने और उसके अचानक रोने से त्रियाक्ष चमक जाता है। वो हैरानी से अपनी लाडो को देख कहता है, वाह लाडो, मतलब तुम्हारा सही है, मुझे थप्पड़ भी खुद ही मारो और अब रो भी खुद रही हो। त्रियांशी त्रियाक्ष की बातों को नजरअंदाज कर अब जोर जोर से रोने लगती है। अनेरी त्रियाक्ष के पास आ उसकी गोद से अनेरी को ले त्रियाक्ष को घूर कहती है, यक्ष जी, ये क्या तरीका हुआ बच्ची से बात करने का, आप उसे भी अपना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। त्रियाक्ष हैरानी से अनेरी को देख बोला, अरे कपकेक, मैंने इसे कब डांटा, मैंने तो इसे प्यार से दुलार कर थोड़ा मोहब्बत वाली डांट कर सोने को कह रहा था। अनेरी त्रियाक्ष को घूरते हुए कहती है, रहने दीजिए आप मिस्टर देवल, आपको मोहब्बत का तक पता नहीं, बड़े आए, रात के 12 बजने वाली हैं और आप बच्ची को रुला रहे हैं। आपको सच में कुछ नहीं आया सिवाय गुस्सा करने के। त्रियाक्ष अनेरी की डांट पर अब कुछ नहीं कह सका। वो बस हताश सा खड़ा हो, नजरें झुका खड़ा रहता है, जैसे उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो और वो अपने बचाव में शब्द ही भूल गया हो। वहीं त्रियांशी, जो कुछ पल पहले अपने आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की नदियां बहा रही थी, अब चुप हो मुस्कुरा रही थी। उसकी मासूम आंखों में जीत की चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। त्रियाक्ष की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता। त्रियाक्ष त्रियांशी को हंसते देख धीरे से बड़बड़ाता है, ओहो, तो ये सब प्लान था, मुझे चाची से डांट खिलवाने का। अनेरी त्रियाक्ष को बड़बड़ाता देख उसे घूरती है मगर कहती कुछ नहीं। अनेरी त्रियांशी को लिए बेड पर बैठ जाती है और त्रियांशी को गोद में लेकर उसकी पीठ से हिलाते हुए थपकी दे सुलाने लगती है। त्रियांशी अनेरी की थपकी से पहले तो त्रियाक्ष को देखती रहती है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नींद से भारी होते हुए बंद हो जाती है। त्रियांशी अब आराम से अनेरी की बाहों में सो चुकी थी। वो अभी इतनी सुकून से सो रही थी, जैसे उसकी नींद सिर्फ इस बात पर टिकी थी कि चाचा को एक बार चाची से अच्छे से डांट पड़ जाए और फिर सब कुछ ठीक हो। त्रियाक्ष अनेरी जब त्रियांशी को सोता देखते हैं तो दोनों पहले तो उसे देखते रहते हैं, फिर एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। त्रियाक्ष अनेरी की गोद से धीरे से त्रियांशी को पकड़ उसे बेड में लेटा कहता है, ये बहुत शैतान है। अनेरी त्रियांशी की एक साइड से सो उसके माथे को धीरे से चूम कर कहती है, जैसी भी है इस घर की राजकुमारी है। त्रियाक्ष अपना सिर हिला दूसरी साइड से लेट त्रियांशी को देख कहता है, और हम सब की जान भी। कहते हुए त्रियाक्ष भी थोड़ा ऊपर उठ उसके सिर को हल्के से चूम लेता है। त्रियाक्ष त्रियांशी के ऊपर से अपने हाथ को सुरक्षा पूर्वक लपेट अनेरी के हाथ के ऊपर रख उसके हाथ को पकड़ सो जाता है। अनेरी त्रियाक्ष की तरफ देखती है, फिर हल्का मुस्कुरा के अपनी आंखें बंद कर वो भी नींद की आगोश में चली जाती है। सुबह का वक्त कियाना का रूम। सुबह के 6 बजे कियाना की अचानक नींद खुलती है। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी कैद में है। उसे अपने कमर से लेकर पेट तक किसी पकड़ महसूस होती है। कियाना बच्चों जैसा चेहरा बना अपना सिर नीचे झुका देती है तो उसे अपने पेट पर किसी के हाथ दिखते हैं। कियाना अब अपना सिर ऊपर उठा अपना सिर हल्का पीछे की तरफ घुमा देखती है तो उसे अपने गले के बेड नजदीक किसी का चेहरा नजर आता है और उसकी गहरी धीमी सांसों की गर्माहट गले में पड़ रही थी। कियाना जैसे ही सात्विक के चेहरे को देखती है तो वो अपनी नजरें कमरे में घुमा सोचते हुए कहती है, किया दोस्त के कमरे में कैसे पहुंच गई। कियाना अब सात्विक के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सात्विक के हाथ का वजन कहे चाहे उसके हाथ की पकड़ कहो वो इतनी मजबूत थी कि बेचारी कियाना उसके हाथ हिला ही नहीं पाती है। कियाना बार बार सात्विक के हाथ को हटाने की कोशिश करती मगर जब सात्विक का हाथ अपने ऊपर से नहीं हटा पाती तो वो जोर से सात्विक के हाथ में चोटी काटती है, जिसके चोटी काटने पर सात्विक कस के अपनी आंखें बंद कर कहता है, हे रैबिट, ये चीटिंग है। कियाना ने सात्विक की आवाज सुन मुंह फूला उसकी तरफ देख आंखें तरेरते हुए कहा,
आप उठ रखे हैं, तो अपने हाथ को हटा क्या नहीं रहे थे? सात्विक ने उसकी आंखों में झांकते हुए शांत लहजे में कहा, मैं देखना चाहता था, मेरी ये छोटी रैबिट कितना ताकतवर है। लेकिन अफसोस, इतनी सी ताकत भी नहीं है तुम में, जो मेरे हाथ हटा सके। उसके लहजे में हल्की सी छेड़ थी, पर आंखों में मासूम निराशा, जैसे सच में कुछ उम्मीद टूटी हो। कियाना ने उसकी आंखों में खुद के लिए वो हल्का सा ताना और निराशा को महसूस कर वो झट से पलटी, उसकी ओर मुड़ी और खुद को स्ट्रांग साबित करते हुए कहती है, मेरे पास बहुत ताकत है। बस, अभी अभी जागी हूं ना, इसलिए पूरी ताकत नहीं लगाई। मैं तो अपनी सुपर पावर बचा रही थी, आपको उड़ाने से रोक रही थी। कहते हुए उसने अपने नन्हे हाथों को मोड़ा, और बच्चों की तरह अपनी नन्ही सी मसल्स दिखाते हुए बोली, देखिए बाइसेप्स, कितना स्ट्रांग हूं मैं। सात्विक कियाना के हाथ और उसके बाइसेप देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। कियाना की बातें और उसकी हरकतें इतनी मासूम थी कि सात्विक खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाता। कियाना सात्विक को हंसता देखती है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है, आंखों में हल्की नमी और होठ हल्के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। कियाना को सात्विक को हंसी को देख ऐसा लगने लगता है सात्विक उसका मजाक उड़ा रहा है। कियाना की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। सात्विक जैसे ही कियाना को रोते हुए देखता है, तो उसकी हंसी एक दम से गायब हो जाती है, और चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। सात्विक जल्दी से उठकर बैठ जाता है, और कियाना को भी उठा उसके गालों को अपने दोनों हाथों भर फिक्र से पूछता है, हे रैबिट क्या हुआ बच्चा, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कियाना सिसकते हुए सात्विक को देख कहती है, आपकी वजह से आप मेरी ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं। सात्विक कियाना की बात सुन उसे अपने सीने से लगा उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, नहीं रैबिट, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। सॉरी बच्चा, अगर मेरी वजह से तुम हट हुई हो। कियाना सात्विक के सीने से लग सुबकते हुए कहती है, मेरे पास सच में बहुत सारी सुपर पावर है। सात्विक अपना सिर हिला कहता है, हाँ मुझे यकीन है तुम पर बहुत पावर है, इतनी कि तुम किसी को भी उड़ा सकती हो। कियाना सात्विक से अलग वो उसे घूर वापस रोते हुए कहती है, आप फिर से मेरा मजाक बना रहे हैं। सात्विक चौंकते हुए कियाना को देख बोला, नहीं बच्चा, मैंने कब ऐसे किया? कियाना सात्विक को मुंह फूला कहती है, अभी किया? आपको पता है मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी आप कह मेरे पास है। आपको मैं सुपर हीरो की को लगती हूँ। सात्विक कियाना को हैरानी से देखने लगता है, मगर फिर उसके मुंह से किको का नाम सुन उसके चेहरे के भाव सर्द हो जाते हैं। सात्विक कियाना को अपनी सर्द नजरों से देख पूछता है, ये किको कौन है? कियाना सात्विक की सर्द नजरों को देख डर जाती है, और डरते हुए कहती है, किको एक छोटा बच्चा है, जो टीवी पर आता है। उसके पास बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे छोटा भीम, डोरेमोन सब करते हैं। उसके पास बहुत ताकत है, वो बहुत सारे बुरे लोगों को मारता है, और अपनी सनसिटी का सुपर हीरो है। उसके पास एक कार भी है, वो भी बहुत पावरफुल है और बोलती भी है। कियाना डरते हुए सात्विक को सुपर हीरो किको के बारे में सब बता देती है। वहीं सात्विक कियाना को बस देखने लग जाता है। कियाना सात्विक को देख कहती है, दोस्त आप ही मेरे सुपर हीरो किको हो, आपने भी हमारी मदद की है। सात्विक कियाना को एकटक देखने लगता है। कियाना की मासूमियत को देख सात्विक उसे अपने सीने से लगा देता है, मगर उसकी बात सुन कुछ नहीं कहता। सात्विक कियाना को अपने सीने से और कसकर लगा लेता है। उसकी आंखें शांत थीं, पर भीतर एक लावा उबल रहा था। खिड़की से छनकर आती धूप उसकी आंखों में उतर रही थी, जिससे उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। सात्विक वो खतरनाक नजरें कहीं दूर शून्य में थीं। सात्विक का चेहरा बहुत सर्द और कठोर हो रखा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर गुस्सा उबल रहा हो। सात्विक खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में कहता है, आई प्रॉमिस रैबिट, जिस इंसान ने तुमसे तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी हंसी तुमको छीना है, मैं उस इंसान से उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन लूंगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए सात्विक की आंखें लाल हो गई थी। असल में ओहाना ने जब अनेरिया हेली को कियाना की सच्चाई बताई थी,
उस वक्त ओहाना की कही एक एक बात को सुना था वो कोई और नहीं सात्विक था। सात्विक के कमरे में पानी नहीं था तो वो वही लेने नीचे आया था, मगर जैसे ही वो किचन के दरवाजे के पास पहुंचा उसने अनेरी को ओहाना से सवाल करते सुन लिया था कि उसने क्यों कियाना की शादी उससे करवाई थी। सात्विक को भी आज तक ये जवाब नहीं मिला था और वह भी जानना चाहता था आखिर ओहाना ने क्यों उससे उस दिन ऐसी शर्त रखी थी। मगर जब सात्विक ओहाना की बातें सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मगर ओहाना की सारी बात सुनने के बाद उसके अंदर उस इंसान के लिए इतनी नफरत गुस्सा भर जाता है कि वो उस इंसान को बस जान से मारना चाहता था। सात्विक अपने अंदर गुस्सा लिए वहां से सीधा कियाना के कमरे में आता है। कियाना उस वक्त सो चुकी थी। सात्विक कियाना के पास बैठ उसके मासूम चेहरे को निहारता रहता है। उसके अंदर जो थोड़ी देर पहले गुस्सा आग की तरफ जल रहा था कियाना को देख उसके एकदम से शांत हो जाता है। मगर अंदर ही अंदर एक प्रतिज्ञा ले लेता है, जिस किसी ने भी उसकी रैबिट से उसका सपना, उसकी हंसी, उसकी इज्जत छीनी है वो उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाएगा और ऐसी मौत देगा कि वो दोबारा जन्म लेने के बारे में भी 100 बार सोचेगा। कुछ देर बाद सब लोग तैयार हो नाश्ते के टेबल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। त्रिशा नहेली के बगल में बैठा अपनी कॉफी को पीते हुए फोन में आए किसी मेल को रीड कर रहा था। अहेली नाश्ता करते हुए अनेरी त्रियाक्ष को देख पूछती है, भैया आरू कल प्रिंसेस ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? अहेली की बात पर अनेरी त्रियाक्ष को देखती है। त्रियाक्ष अहेली को देख कहता है, प्रिंसेस मत कहिए उसे शैतान, कहिए शैतान। आपकी उस शैतान ने पूरी रात हमें ठीक से सोने तक नहीं दिया। कितना सुलाने की कोशिश की, जो वो सोई होगी मैंने गोद में उठा के सुलाने की कोशिश की तो मुझे थप्पड़ मार कर खुद ही रोने लगी। ऊपर से कपकेक की डांट अलग सुनी। लेकिन आपकी प्रिंसेस इतनी शैतान, मुझे डांट खिलाने के बाद ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। त्रियाक्ष की शिकायत सुन सब त्रियाक्ष को देख हंसने लगते हैं। वही त्रिशान त्रियाक्ष को घूर कहता है, मेरी प्रिंसेस को शैतान कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? त्रियाक्ष ने त्रिशान को देख कहा, उसकी शैतानियों को देखकर एक बात पक्की है, तेरी प्रिंसेस पूरी तुझ पर गई है, क्योंकि प्रिंसेस ऐसी तो नहीं है जैसी लाडो है। त्रिशान त्रियाक्ष को आंखें सिकोड़ घूरने लगता है। वहीं अहेली त्रियाक्ष को देख कहती है, सॉरी भैया, लेकिन अगर वो सो नहीं रही थी तो आप उसे हमारे पास ले आते, आप दोनों की नींद खराब हो गई। अनेरी अपना सर हिला कहती है, नहीं यही ऐसा कुछ नहीं है, और तू इनकी बातों पर यकीन मत कर, इन्हें बच्चे संभालने आते हैं नहीं, ये लाडो को सुलाने की जगह उसे सोने की धमकियां दे रहे थे। अनेरी की बात सुन सब त्रियाक्ष को घूरने लगते हैं। सबकी घूरती नजर खुद पर देख त्रियाक्ष सबकी तरफ देख कहता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस लाडो को कहा कि वो सो जाए, हमें बहुत नींद आ रही है। बस इतने में वो रोने लगी और कपकेक मुझे डांट। तेजस त्रियाक्ष को देख कहता है, ये सही है ब्रो आपका, अगर आपकी जगह हम क्यूटी को गलती से रुला देते तो आप तो हमें घर से निकाल देते, मगर खुद रुलाया तो क्यूटी आपको मारकर खुद रोने लगी, बहाने बना रहे, जैसे हमें पता नहीं आप कितने प्यार से लोगों से बात करते हो। त्रियाक्ष तेजस को घूर बोला, तू अपना मुंह बंद कर, समझा? और सही कहा तूने, अगर तूने मेरी लाडो को रुलाया होता तो तुझे मैं घर से क्या इस शहर से गायब कर देता। तेजस ने त्रियाक्ष की धमकी सुन मुंह बना कहा, अब मुझे यकीन हो गया आपने क्यूटी को भी ऐसे ही धमकी दी होगी, अगर वो सोई नहीं तो आप उसे कमरे से निकाल देंगे, तभी उसने आपको मारा होगा। तेजस की बात सुन सब एक बार फिर होठ दबा के हंसने लगते हैं। त्रिशान अपनी कॉफी का कप नीचे रख कहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरी प्रिंसेस को यहाँ से निकाल सके। ये कहते हुए उसने त्रियाक्ष की ओर एक सरसरी नजर डाली, फिर उठकर अहेली के पास आया। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर पास रखी बेबी ट्रॉली की ओर झुककर अपनी प्रिंसेस के माथे को भी प्यार से चूमते हुए कहा, बीवी, मैं स्टडी रूम में हूँ, तुम प्रिंसेस को लेकर कमरे में आराम करो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे तुरंत बुला लेना। अहेली ने हल्के से अपना सिर हिला हाँ कहा। त्रिशान अब वहां से चला जाता है। त्रियाक्ष त्रिशान को जाते देख मन में कहता है, ये मुझे ऐसा क्यों घूर रहा था, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है,
कहीं ये मुझे अपनी प्रिंसेस को रुलाने की गलती की सजा की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। कहते हुए त्रियाक्ष ऊपर स्टडी रूम की तरफ देखने लगता है। कुछ देर ऐसे ही सब शादी की तैयारियों की बातें करते हैं। फिर त्रियाक्ष चेयर से उठ त्रियांशी के पास आ झुककर उसके माथे को प्यार से चूमता है। फिर अनेरी के सिर को चूम कहता है, आता हूँ। अनेरी अपनी पलकें झपका देती है। त्रियाक्ष सात्विक कनिष्क को देख कहता है, जल्दी से ऑफिस आ जाना। दोनों अपना सिर हिला देते हैं। अब सब उठकर अपने काम में चले जाते हैं, मगर जाने से पहले सब अपनी जान घर की राजकुमारी के सिर को प्यार से चूम निकलते हैं। सबके जाने के बाद हेली कुछ देर अनेरी, काव्या और हाना कियाना के साथ बैठ बातें करती है। मगर जब त्रियांशी का सोने का टाइम होता है तो वो उसे लेके कमरे में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ ऑफिस में सात्विक कनिष्क के केबिन में बैठा था। उसके चेहरे के भाव सख्त हो रखे थे। उसने अभी अभी कनिष्क को कियाना के साथ जो कुछ पास्ट में हुआ सब बताया था, जिसे सुनने के बाद केबिन में सन्नाटा पसर जाता है। मगर सात्विक उस सन्नाटे को चीरते हुए अपनी सर्द ठंडी आवाज में कहता है, निक भाई, मुझे वो लड़का चाहिए जिंदा। कनिष्क ने हल्की नजरें उठा उसे देखा। सात्विक का कहना जारी था, मैं पहले उसे मारूंगा नहीं, पहले मैं उसे वो सब महसूस करूंगा जो मेरी किया ने सहा। उसकी चीखें, उसके आंसू, वो डर, वो घुटन, सब, हर एक पल का हिसाब चाहिए मुझे उससे। कहते हुए सात्विक की आवाज लोहे जैसी सख्त और बर्फ जैसी ठंडी थी। और इससे पहले कि वो कमीना यक्ष ब्रो या शान भाई के हाथ लग जाए, मैं चाहता हूं कि आप उसे ढूंढकर मेरे पास लाए। उसे सजा सिर्फ मैं दूंगा, सिर्फ मैं। कनिष्क ने गहरी सांस ली। सात्विक को देख कहता है, तुम चिंता मत करो, अब वो कमीना कहीं भी छुपा हो, मैं उसे ढूंढ कर तेरे पास लेके आऊंगा। बहुत जी लिया वो, बहुत मासूमों की मासूमियत छीन ली उसने, अब खोने की बारी उसकी है। तुम मुझे कुछ वक्त दो। सात्विक कनिष्क को देख कहता है, वक्त नहीं है भाई, मुझे वो मेरी शादी से पहले चाहिए। मैं किया के साथ फेरे तभी लूंगा जब उसके गुनाहगार को सजा दूंगा। केबिन के अंदर फिर से चुप्पी पसर गई। कनिष्क कुछ देर तक सात्विक को देखता है, फिर अपना सिर हिला देता है। 2 दिन बाद, ऐसे ही इधर से उधर करने के 2 दिन बीत जाते हैं, और आज से अनेरी, त्रियाक्ष, सात्विक और कियाना की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कल चारों की मेहंदी थी, इसलिए घर के सब काम में लगे थे। वैसे त्रिशान ने अपने पर्सनल गॉड को घर की सजावट के लिए बुलाया था, और सारी तैयारी वो ही कर रहे थे। फिर भी अहेली सारा काम खुद भी चेक कर रही थी। इस घर में पहली बार कोई शादी धूमधाम से होने वाली थी। हालांकि त्रिशान ने किसी को शादी में इनवाइट करने से मना किया था, मगर अहेली के कहने पर अहेली, अनेरी के मॉम डैड भाई, काव्या के मॉम डैड और नरेन जी शादी में आ रहे थे। उनके अलावा कोई भी बाहर का इंसान शादी में इनवाइट नहीं था। इधर जहां जिंदल ब्रदर्स हाउस में शादी की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ त्रिशान आज ऑफिस गया था। वो नहीं जाना चाहता था, मगर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के चलते त्रिशान त्रियाक्ष को साथ में ऑफिस आना पड़ा, क्योंकि मीटिंग में दोनों का होना अनिवार्य था। इस समय दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। सामने एक बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से ईगल इंडस्ट्री के नए प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा था, जिसमें एक स्कूल और कॉलेज का कॉम्प्लेक्स, जो त्रिशान के लिए पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट था। ये प्रोजेक्ट किसी और के नहीं, बल्कि अहेली और अनेरी के नाम पर बनने जा रहा था। त्रिशान त्रियाक्ष अपनी चेयर में बैठे उसे पूरे ब्लूप्रिंट को देख रहे थे, और जो लड़का प्रोजेक्टर पर डिजाइन दिखा रहा था वो कोई और नहीं, 27 साल का अंकित भाटिया था, जो एक आर्किटेक्ट था। अंकित भाटिया अपने बनाए गए डिजाइन को त्रिशान त्रियाक्ष को दिखाते हुए कहता है, सर, जैसे आपने कहा था हमने उसी तरह ये डिजाइन तैयार किया है। सर, आप जो एक खाली जगह देख रहे हैं, ये स्कूल का मेन ग्राउंड है, जो काफी बड़ा है। त्रिशान ने गंभीर निगाहों से स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी और ठंडी आवाज में कहा, ये तो ठीक है, लेकिन प्लेग्राउंड कहाँ है? वो एक अलग जगह होना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ाई और खेल दोनों में अपना कंसंट्रेट सकें। अंकित भाटिया ने अपना सिर हिला कहा, यश सर,
बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए हमने एक अलग ग्राउंड प्लान किया है। ये देखिए, ये हमारा प्लेग्राउंड है। यहाँ बच्चे फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसी सभी खेल गतिविधियां कर सकते हैं। इसके अलावा लड़कियों के लिए डांस, सिंगिंग और ड्रामा जैसे कलात्मक कार्यक्रमों के लिए एक अलग परफॉर्मेंस हॉल भी डिजाइन किया गया है। कहते हुए अंकित ने त्रिशान त्रियाक्ष को एक और डायग्राम दिखाता है। त्रिशान त्रियाक्ष सारे डायग्राम को ध्यान से देख अपना सिर हिला देते हैं। जब त्रियाक्ष अंकित को देख कहता है, ये प्रोजेक्ट कपकेक और प्रिंसेस के बर्थडे तक पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। काम में जितने लोग लगाने हो लगाओ, ओवरटाइम करो, लेकिन उस दिन तक प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। अंकित त्रियाक्ष की बात पर अपना सिर हिला कहता है, ठीक है सर, हम इसे मैडम के बर्थडे के दिन तक रेडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रेडी होना चाहिए मिस्टर अंकित भाटिया, त्रिशान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। अंकित ने त्रिशान की ठंडी आवाज पर लगभग कांपते हुए सिर हिला कहा, जी सर, हो जाएगा। मीटिंग के बाद त्रिशान और त्रियाक्ष एक नजर उसे देख बिना कुछ कहे अपनी चेयर से उठे और बाहर निकल गए। उनके जाते ही अंकित ने लंबी सांस ली और तेजी से टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाकर एक ही सांस में घटक गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। ये पहली बार था जब वह एशिया के सबसे पावरफुल बिजनेस टाइकून्स के सामने खड़ा हुआ था। उनकी पर्सनैलिटी जितनी अट्रैक्टिव थी, उनका ऑरा, उनकी मौजूदगी उतनी ही ठंडी और डेंजरस लग रही थी। अंकित गहरी सांस ले अपने सीने में हाथ रख दरवाजे की तरफ देख कहता है, बच गया, सही कहते हैं सब, ये दोनों भाई बहुत देखते हैंडसम हैं, लेकिन इनसे निकलती इनकी ठंडी वाइब्स बहुत खतरनाक होती है। अंकित कहते हुए अपना लैपटॉप फाइल जल्दी से समेत वहां से जल्दी से निकल जाता है। उसे यहाँ रहने में अब बहुत डर लग रहा था, वो बस किसी भी हाल में जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता था। इधर त्रिशान त्रियाक्ष दोनों तेज कदमों से अपने केबिन की तरह जा रहे थे। अभी दोनों के चेहरे के भाव बहुत सख्त हो रखा था। वो अभी घर में जैसे शांत भाव लिए रहते थे, उससे उलट उनका ऑरा यहाँ बहुत ठंडा था। दोनों अपने केबिन की तरफ ही जा रहे थे कि तभी त्रिशान का फोन रिंग होता है। त्रिशान अपना फोन उठा कान में लगता है। कुछ देर तक ना तो यहाँ से कुछ कहा जाता है और नहीं दूसरी तरफ से। त्रिशान खामोशी से चल रहा था कि तभी दूसरी तरह से किसी अनजान शख्स की आवाज आती है, हेलो किंग। आवाज को सुन त्रिशान के चलते कदम एकदम से ठहर जाते हैं और चेहरे के भाव जो पहले ठंडे थे सख्त हो जाते हैं। त्रिशान अपनी ठंडी आवाज में कहता है, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से किसी की हंसने की आवाज आती है, हा 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 किंग, ये कैसा सवाल था, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें किंग किसने बनाया जो तुम्हारे दुश्मनों को ही तुम्हें अपने बारे में बताना पड़ता है। त्रिशान अपनी आंखें सिकोड़ कहता है, किंग का एक दुश्मन नहीं जो वो तुम्हें याद रखे, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने हैं जो आए दिन मुझे कॉल पर अपना फालतू का इंट्रो देते रहते हैं। त्रियाक्ष त्रिशान के पास आके पूछता है, कौन है? त्रिशान इससे पहले त्रियाक्ष को जवाब देता दूसरी तरफ से फिर से कहा जाता है, मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से नहीं हूँ किंग त्रिशान जिंदल जो अपना इंट्रो से मैं उन दुश्मनों में हूँ जो तुम्हें जख्मी करने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा है, तुमने अपने घर की लेडीज को आज घर में अकेला छोड़ गलती कर दी। त्रिशान जैसे ही उस अनजान शख्स के मुंह से अपना नाम और उसकी बात सुनता है, उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल जाते हैं। डर की एक महीन रेखा उसकी आंखों में झलकती है, लेकिन अगले ही पल वो डर गुस्से में बदल जाता है। त्रिशान दांत पीस और चेहरा सख्त कर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? उस पार से एक ठंडी हंसी आती है और फिर कहा जाता है, आहा किंग, मेरी बातों को बकवास समझने की गलती मत करना। मैं बकवास करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। वैसे एक बात समझ नहीं आती, तुम कुछ दिन के लिए फैमिली के साथ गायब क्या हुए? तुम तो एकदम फट्टू बन गए। मतलब ये जानते हुए कि तुम कौन हो और तुम्हारे सिर पर कितनी दुश्मनी मंडरा रही है, फिर भी इतने आराम से कौन सा किंग रहता है? तुम्हें अपने परिवार की फिक्र भी नहीं। मैंने सुना है तुम हाल ही में बाप बने हो, है ना? त्रिशान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दूसरी तरह से आवाज आती है, सोचो किंग, अगर आज शाम जब तुम घर लौटो
तो तुम्हारी बीवी और बच्ची की लाश तुम्हारा इंतजार कर रही हो तो। त्रिशान जैसे ये सुनता है, कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है, मगर फिर जैसे किसी ज्वालामुखी ने विस्फोट किया हो। त्रिशान की आवाज गुस्से चीरते हुए गूंजती है, सोचना भी मत मेरी बीवी और बच्ची के बारे में। अगर एक और लफ्ज निकला ना, तो तू चाहे जो भी है, जहां भी छुपा है, तुझे खोज निकालूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन टुकड़ों को कुत्तों को खिला दूंगा। समझा? अब तक त्रिशान त्रियाक्ष केबिन में आ गए थे, और त्रिशान की इतनी खतरनाक आवाज सुन एक पल को दूसरी तरफ जो अनजान शख्स था वो भी कांप जाता है। वही त्रियाक्ष त्रिशान के कान से फोन ले उसे स्पीकर में कर देता है। जब कुछ देर बाद दूसरी तरफ से किसी की हंसने की आवाज आती है, हा हा हा, किंग भी डरता है। सही है, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, तुम्हारी भी है, और मैं तुम्हारी इसी कमजोरी पर वार करूंगा। त्रियाक्ष आंखें सिकोड़ फोन को घूर कहता है, तुझ जैसा डरपोक आदमी सिर्फ फोन में ही धमकी दे सकता है विद्युत आर्या। ये नाम सुनते ही दूसरी तरफ जैसे किसी ने सांसें रोक ली हों। कॉल पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। वही त्रिशान अवाक रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह त्रियाक्ष की ओर देखता है, जैसे अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो। विद्युत आर्या, त्रिशान ने धीमे स्वर में त्रियाक्ष से पूछता है। पर त्रियाक्ष अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आवाज में अब बर्फ की तरह ठंडक और आग की तरह गुस्सा पनप चुका था। वह फोन को ऐसे घूर रहा था जैसे दूसरी तरफ से फोन में बात कर रहे विद्युत आर्या को अपनी आंखों की अग्नि से जला रहा हो। त्रियाक्ष फोन को वैसे ही बुरी तरह घूरते हुए कहता है, तू हमें धमकी दे रहा है, जो खुद मेरी बीवी के डर से किसी बिल में छिपा बैठा है। अगर तेरे अंदर वाकई हिम्मत है तो सामने आ, कुत्ते। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुझे जन्म देने वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। हमारे घर की औरतों की तरफ देखने की भी हिम्मत मत करना। अगर तूने एक भी लड़की को छूने की कोशिश की, तो तेरा हाथ शरीर से अलग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। फोन रख, नामर्द। ये कहते ही त्रियाक्ष एक झटके में कॉल काट देता है। अब कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। त्रियाक्ष के माथे की नसें फड़क रही थीं। चेहरा गुस्से से लाल और उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं। त्रिशान कुछ पल तक उसे हैरानी से देखता रहा। फिर धीमे, कांपती आवाज में पूछता है, विद्युत आर्या? ये वही विद्युत आर्या था। त्रियाक्ष की नजरें अब भी फोन पर टिकी थी, मगर त्रिशान की सवाल पर उसकी तरफ देख गुस्से में कहता है, हाँ, ये वही है जो कपकेक के साथ शादी करने वाला था, जो तुम्हारे सुकोल सरकार के साथ मिला है। तुम्हारा सरकार तो डर में मारे इंडिया से गायब हो गया और ये कमीना ना जाने कौन से बिल में छुपा है। एक बार हाथ आ जाए साले को जिंदा दफना दूंगा। त्रिशान त्रियाक्ष की बात में चेहरे पर हल्का डर लिए कहता है, यक्ष शादी का घर है, मुझे घर जाना है, मुझे प्रिंसेस से बीवी से बात करनी है। कहते हुए त्रिशान अपना फोन उठाता है। त्रियाक्ष त्रिशान के चेहरे में छाए डर के भाव के देख उसे कहता है, शान, सब ठीक है, प्रिंसेस लाडो को कुछ नहीं होगा और नहीं घर की किसी भी लड़की को कोई छू भी सकता है। घर में टाइट सिक्योरिटी है, और रही उस विद्युत आर्या की धमकी, वो हरमखोर खुद अपनी जान बचाते हुए छुपा हुआ है। वो तुझे सिर्फ डरा रहा था। त्रिशान कुछ नहीं कहता। उसका चेहरा अब भी बर्फ सा सख्त था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रगों में दर्द दौड़ रहा था। विद्युत झूठ नहीं कह रहा था। त्रिशान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अहेली और उसकी नन्ही प्रिंसेस त्रियांशी बन चुकी थी। उनको खोने का ख्याल ही उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। त्रिशान के दिमाग में बस विद्युत की बातें घूम रही थी, और त्रियाक्ष त्रिशान को यूं खामोश देख उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, शान, सब ठीक है? अच्छा, अगर तुझे कुछ सही नहीं लग रहा तो तू घर चला जा। त्रिशान ने गहरी सांस ली। खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करता हुआ धीरे से सिर हिला देता है। उसके कदम अब खुद ब खुद चलने लगे। वो टेबल से अपना फोन उठाता है और बिना एक शब्द बोले केबिन से बाहर चला जाता है। त्रियाक्ष उसे जाते हुए देखता है, और उसी पल उसके चेहरे की सख्ती और बढ़ जाती है।
उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। त्रियाक्ष दरवाजे की तरफ देख अपना फोन निकाल सौरीन को कॉल करता है। फोन की एक ही रिंग जाने पर सौरीन कॉल आंसर कर दूसरी तरफ से कहता है, यश बॉस। त्रियाक्ष अपनी ठंडी सर्द आवाज में कहता है, विद्युत आर्या का पता चला। सौरीन दूसरी तरफ से कहता है, सर विद्युत आर्या लखनऊ में ही है मगर इस वक्त कहाँ छुपा है अभी तक कुछ पता नहीं चला। त्रियाक्ष की आंखों की नसें तन गईं। उसकी पकड़ फोन पर और कस गई। उसकी सांसों की गर्मी गुस्से की लपटों में बदल रही थी। त्रियाक्ष ने दांत भींचकर कहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी तक एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए। वो कमीना शान को फोन कर धमकी दे रहा है और तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। त्रियाक्ष की आवाज अब कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी थी। उसका गुस्सा अब उसकी रगों से बाहर फूटने लगा था। क्यों हो तुम हमारे साथ जब तुमसे एक आदमी नहीं ढूंढा जाता? मुझे वो आदमी चाहिए, अगर वो नहीं मिला सौरीन तो तुम भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कहते हुए उसकी आवाज इतनी ठंडी हो चुकी थी कि जैसे बर्फ में लिपटी कोई तलवार। त्रियाक्ष गुस्से में बिना सौरीन की बात सुने फोन कट कर देता है। त्रियाक्ष इस वक्त गुस्से में तप रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अभी किसी शैतान की तरह लग रहा था। इधर दूसरी तरफ त्रिशान तेज ड्राइव कर घर आता है। वो कार से उतर सीधा घर के अंदर भागता है। त्रिशान जैसे ही अंदर आता है तो उसे घर में कोई नजर नहीं आता। त्रिशान अपनी नजरें इधर उधर घुमा अंदर आते हुए चिल्लाता है, बीवी, बीवी। त्रिशान के चिल्लाने पर कोई जवाब नहीं आता। त्रिशान आगे कदम बढ़ाता है कि तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस होता है। त्रिशान की नजरें अचानक नीचे जाती हैं और उसके पैरों के नीचे फैला लाल रंग देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये किसी का खून था, जिसे देख त्रिशान की आंखें फैल जाती हैं। शरीर मानो सुन्न हो जाता है। उसके दिमाग में विद्युत आर्या की कही बातें गूंजने लगती हैं उसके कानों में। सोचो अगर आज शाम जब तुम घर लौटो तो तुम्हारी बीवी और बच्ची की लाश तुम्हारा इंतजार कर रही हो तो। त्रिशान के पूरे शरीर में घबराहट और डर की तीव्र लहर दौड़ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर की ओर भागता है। उसके मुंह से कांपती निकलती है, अहेली, अनेरी, काव्या। पर मानो घर की हर दीवार चुप्पी ओढ़े बैठी थी। उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। त्रिशान का दिल अब किसी अनहोनी के डर से कसने लगता है। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर दौड़ता है। अंदर आते ही हर कोना, हर जगह, बाथरूम, सब जगह अहेली त्रियांशी को ढूंढता मगर कोई फायदा नहीं। दोनों कहीं नहीं थी। त्रिशान दोनों का नाम चिल्लाता है, अहेली, त्रियांशी, मगर हर बार सन्नाटा ही मिलता। वह दौड़ता है, एक एक कर घर के सारे कमरे में देखता, चाहे वो कनिष्क का कमरा हो, त्रियाक्ष का, सात्विक, ओहाना, कियाना का हो, पर हर कमरा उसे खाली मिलता। अब त्रिशान की सांसें और भी तेज हो जाती हैं। चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। आंखों में नमी की हल्की छा जाती है। वह लड़खड़ाते कदमों से वापस लिविंग हॉल में आता है। चारों तरफ नजरें घुमाता है और फिर दर्द से चीखता है, अहेली। उसकी आवाज लिविंग हॉल की दीवारों से टकराकर लौट आती है, पर जवाब कुछ नहीं। त्रिशान घुटनों के बल टूटकर नीचे गिर जाता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं।